नमस्कार दोस्तों। अपन ने पिछले वीडियो में पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पढ़ा था। ये पीडब्ल्यूडी एक्ट का दूसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो अध्याय दिए गए थे, 14 अध्याय, उसमें से 2 अध्याय अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। उसमें ये भी पढ़ा था कि पीडब्ल्यूडी एक्ट कब बनाया गया था, कब लागू किया गया है और इसमें कौन कौन से अधिकार और अधिनियम लागू किए गए थे तथा कौन कौन सी डिसेबिलिटी इसमें इन्वॉल्व की गई थी, यानी कि जोड़ी गई थी, जो कि 7 डिसेबिलिटीज इसमें ऐड की गई थी। तो अभी जो 2 अध्याय अपन ने पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उसके आगे का तीसरा अध्याय राज्य समन्वय समिति। राज्य समन्वय समिति में क्या होता है कि अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य एक राज्य समन्वय समिति का गठन करेगा। जो ये राज्य समन्वय समिति अधिनियम में जो अध्याय है, इसमें बताया गया है कि जो प्रत्येक केंद्र का प्रत्येक एक राज्य, हर राज्य में एक राज्य समन्वय समिति का गठन किया जाएगा या हर राज्य अपने राज्य में एक समन्वय समिति का गठन करेगा। ये राज्य समन्वय समिति का गठन किया जाएगा जो इस कानून के तहत अधिकारों के अनुसार कार्य करती है। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में नियम और कानून बनाए गए हैं, उस नियम और कानून के अनुसार ही वह राज्य समन्वय समिति कार्य करेगी। राज्य के समाज कल्याण मंत्री एवं मंत्री की समिति के अध्यक्ष होंगे। जो राज्य में कल्याण समाज के मंत्री होंगे वही इस समिति के अध्यक्ष होंगे और इस समिति की बैठक हर 6 महीने में होती है। राज्य समन्वय समिति जो बनाई गई है राज्य सरकार द्वारा, उसकी हर 6 महीने में एक बैठक होती है जिसमें गतिविधियों के क्रियान्वयन पर विचार किया जाता है। गतिविधि जो भी राज्य में विकलांगता के ऊपर या डिसेबिलिटीज के ऊपर गतिविधियां हो रही है, कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के ऊपर विचार किया जाएगा। अब 4था अध्याय निष्पक्षता का निर्धारण और शीघ्र हस्तक्षेप, यानी कि जो डिसेबिलिटी है या विकलांगता है या निष्पक्षता है, उसका निर्धारण कैसे करेंगे और उसका शीघ्र हस्तक्षेप यानी कि अर्ली इंटरवेंशन कैसे करेंगे, उसके बारे में बताया गया। निष्पक्ष जन अधिकार अधिनियम के इस अध्याय में बताया गया है कि निष्पक्षता की शीघ्र पहचान एवं निवारण हेतु सरकारी अपने पास संसाधनों के अनुसार निम्न कृत्यों को कर सकती है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो निष्पक्ष जन है उनकी शीघ्र पहचान कैसे की जाए और उनके निवारण हेतु सरकार जो अपने पास जो संसाधन है उनका किस प्रकार से उपयोग करेगी। इसमें क्या है कि जो निष्पक्षता की शीघ्र पहचान करने और उनके निवारण हेतु जो सरकार के पास संसाधन होते हैं, उन संसाधनों में क्या क्या होते हैं और उनके अनुसार वो सरकार, जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, वो उनका कैसे उपयोग करेगी। विकलांग होने के कारण से संबंध रखने वाले सर्वेक्षण, खोज और अनुसंधान का राज्य, यानी कि पहला पॉइंट है कि जो विकलांग होने के कारण संबंध रखने वाले जो सर्वेक्षण, खोज और अनुसंधान है, उनका दायित्व निर्धारित करेगी। दूसरा, विकलांगता के रोकथाम के विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना। जो विकलांगता होती है उसके रोकथाम के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना, जैसे कैंपिंग करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना और उनकी पहचान करके उनका रिहेबिलिटेशन करना। जो पहले रिहेबिलिटेशन के बारे में भी मैंने बताया था आपको, वो करना और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का अहम भूमिका होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। जो भी अपने राज्य में प्राथमिक
चिकित्सालय होते हैं या अस्पताल होते हैं या स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनमें जो भी कर्मचारी लगे हुए होते हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो आशा वर्कर हो या अदर कोई भी हो, नर्सेज हो, सबको प्रशिक्षित करना, यानी कि उनको इस विकलांगता और डिसेबिलिटीज के बारे में बताना और नॉलेज देना, ताकि उनके पास कोई भी ऐसा बच्चा या कोई व्यक्ति आए तो वो उसको इस अधिनियम के अनुसार ट्रीट कर सके। अगला है, चौथा पॉइंट है, निःशक्तता के निवारण हेतु जन जागरण के कार्यक्रम का संचालन करना। वही चीज जैसे कि निःशक्तता के जो निवारण हेतु जन जागरण का मतलब होता है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना, चाहे वो आप कैंप के थ्रू करो, चाहे कोई नाटक ऑर्गेनाइज करके करो या किसी भी अदर एक्टिविटीज के थ्रू उन लोगों में ये जागरूकता पैदा करना कि भाई बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो क्या करना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं उनका अहम भूमिका होती है कि वो जो स्पेशल बच्चे होते हैं जिनमें विकलांगता होती है, वो उनको किस प्रकार से समाज के मुख्य धारा से जोड़ पाए। तो उनके लिए ये जो भी अध्याय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें मिलेगी जिससे आप उनके पेरेंट्स को आप बता सको बच्चे के। जैसे मान लो आप CBR वर्क करने जाते हो, तो CBR वर्क में आप बच्चे के पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे? वहाँ पे तो बच्चे का पेरेंट्स तो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने स्पेशल एजुकेटर हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट मेरे बच्चे को क्या फ़ायदा मिलेगा? मेरे बच्चे को आप स्कूल में ले जा रहे हो तो स्कूल में ले जाने का क्या फ़ायदा है? मेरे बच्चे को गवर्नमेंट क्या फ़ायदा दे रही? तो वो सारी चीज़ें इन अध्यायों में बताई गई है। इन जो 14 अध्याय दिए गए हैं PWD एक्ट के, उनमें बताई गई। अगला है 5वां टॉपिक, जनता को सामाजिक कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी के माध्यम से विकलांगता के प्रति जागरूक करना। अब जैसे अपने लोग हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि मान लो कोई बच्चा विकलांग है या कोई बच्चा ऑटिज्म का है या कोई बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का है या कोई बच्चा है MR या ID का है, तो उन बच्चों के लिए लोगों को कोई पता ही नहीं है। वो तो यही सोचते हैं कि ठीक है, ये बच्चा ऐसा है, भगवान की देन है, जो भी है, जो उनका सोच है, बट उनको आप कैसे जागरूक करोगे? उनके पास, हर एक के पास तो आप जा नहीं सकते। तो आपको जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनको इस विकलांगता के बारे में समझाना है, ताकि वो समाज में कार्य करते हैं तो वो समाज में सामाजिक कार्यकर्ताओं की बहुत अहम भूमिका होती है, वो हर इंसान तक पहुंच जाते हैं। दूसरा है आंगनवाड़ी, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो हम आंगनवाड़ी में बच्चे को एडमिशन करा देते हैं, आंगनवाड़ी में भेज देते हैं। तो आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ता होते हैं उनको प्रशिक्षित करना। बालवाड़ी वही आंगनवाड़ी की तरह ही जो बाल्यावस्था में बच्चों को सिखाने का कार्य करती है, और इसमें आशा वर्कर भी इन्वॉल्व होती है। इन सब के माध्यम से विकलांगता के प्रति लोगों को जागरूक करना। 6वां है, निःशक्तता के निवारण हेतु किए जाने वाले उपायों को प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाना। यानी कि जो विकलांगता या निःशक्तता के निवारण हेतु जो कार्यक्रम किए जाते हैं, जो निवारण के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं को जनता तक आप कैसे पहुंचाओ? चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे आपका अदर कोई जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो उसके माध्यम से, या रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, या आप अखबार में डाल दिया या प्रिंट निकाल के पैम्पलेट छपवा के डाले, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना। अगला है स्वास्थ्य सुरक्षा, साफ सफाई के प्रति जागरण कार्यक्रमों का आयोजन करना। उसके अलावा क्या होता है, आपने देखा होगा जो स्लम्स एरिया होते हैं उनमें क्या होता है कि बच्चों की कोई परवाह नहीं करते हैं।
वे बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, 10-10 दिन तक लाते नहीं है, उनको कोई खाने का पता नहीं होता है, बेचारों को कुछ नहीं होता है। तो उनको साफ सफाई के लिए और उनको जो पौष्टिक आहार है उनके प्रति जागरूकता दिलाने के लिए कैंप ऑर्गेनाइज करना, उनके पास जाकर उन चीज़ों के बारे में बताना कि आपका बच्चे को आप साफ सफाई हाइजीनिक नहीं रखोगे तो बच्चे में क्या प्रभाव पड़ सकता है। उन लोगों को भी एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको इन चीज़ों के बारे में बताना। अगला 5वां जो अध्याय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें शिक्षा से रिलेटेड बताया गया है। जो 5वां अध्याय है उसमें शिक्षा से रिलेटेड बताया गया है कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अक्षम बच्चे हैं, जो निःशक्त बच्चे हैं, उनको शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे। अभी देखा होगा कई बार कि भाई नॉर्मल जो प्राइवेट बड़ी बड़ी स्कूल है उनमें भी ऐसा होता है कि बच्चे को नहीं ले रहे, ये बच्चा तो स्पेशल है, ये पढ़ाई नहीं करता है, ये ऐसा नहीं। बट उनके लिए भी गवर्नमेंट ने इस अधिनियम में कुछ रूल्स निकाला है। इसमें क्या है, केंद्र और राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि हर अक्षम बच्चे को 18 वर्ष तक की उम्र तक मुफ्त में शिक्षा प्राप्त। इसका मतलब ये है कि जो चाहे वो बच्चा गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो अक्षम बच्चा है, जो निःशक्त बच्चा है, जो विकलांग बच्चा, उस बच्चे को 18 वर्ष तक सरकार के द्वारा फ्री में शिक्षा प्राप्त की जाएगी। अक्षम छात्रों को सामान्य विद्यालयों से जोड़े और जिन्हें विशेष शिक्षा की जरूरत है, सरकारी और निजी क्षेत्रों में विद्यालयों में अक्षम बच्चों के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है। यानी कि इसमें एक चीज हो, अभी जैसे स्पेशल स्कूल चलती है, उसमें अपन कोई पर्टिकुलर पाठ्यक्रम सेट नहीं होता है, बच्चे की बुद्धि के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। बट उन बच्चों को ही साथ ही साथ जो नॉर्मल बच्चों वाली स्कूल है, उन स्कूलों से या विद्यालयों से कनेक्ट करना, ताकि उन बच्चों का जो एकेडमिक्स लेवल है वो भी बढ़े और वो धीरे धीरे एजुकेटेड भी हो, और जिनको विशेष शिक्षा की जरूरत है उनको विशेष शिक्षा भी प्राप्त हो सके। और सरकार ने इसमें ये भी बताया है कि जो निजी क्षेत्रों में विद्यालय में ऐसा अक्षम बच्चों के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण, यानी कि ऑक्यूपेशनल वर्क, जो ऑक्यूपेशनल व्यवसायिक कार्य होता है, उनका भी प्रशिक्षण चालू करें या उसकी भी व्यवस्था उपलब्ध कराए। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा या आप जिस भी कॉलेज में या पढ़ रहे होंगे तो उसमें स्पेशल स्कूल होगी, तो उस स्कूल में क्या होता है कि जो बच्चे व्यवसायिक में थोड़े बहुत एक्टिव हैं, जो बच्चे कंप्लीटली थोड़ा लेवल ऊपर हो गया है, तो उन बच्चों के लिए व्यवसायिक में कुछ चीज़ें करवाते हैं। जैसे दीपावली का टाइम आता है तो दिए वगैरह बनवाना, या कुछ जो कागज़ की थैलियाँ वगैरह बनाना, उनको कैसे बनाया जाता है, उसके लिए भी एक टीचर की व्यवस्था की जाती है। अब सरकार अक्षम बच्चों के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या है कि सरकार द्वारा जो अक्षम बच्चे हैं या विकलांग बच्चे हैं या निःशक्त बच्चे हैं, उनको जो परिवहन व्यवस्था है आने जाने के लिए, जैसे मान लो बस हो गई, सरकारी बसें होती है, जैसे रोडवेज बसें होती है या ट्रेन होती है, तो ट्रेन में भी एक स्पेशल डिब्बा बना होता है निःशक्त जनों के लिए, तो उनकी सुविधा उपलब्ध कराएगी तथा अक्षम बच्चों को छात्रवृत्ति भी देगी। साथ ही साथ जैसे अभी आपने देखा होगा कि जिस बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसका हर महीने कुछ न कुछ छात्रवृत्ति आती है, 1500 रुपये जो भी गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है, वो छात्रवृत्ति उस बच्चे के अकाउंट में आती रहती है। अक्षम बच्चों के हित को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव करें, यानी कि जो अक्षम बच्चे हैं उनके हित को ध्यान में रखकर उनकी बुद्धि के अनुसार, उनके लेवल के अकॉर्डिंग सरकार उनके पाठ्यक्रम को एक सुनिश्चित करती है कि इनका ये पाठ्यक्रम होना चाहिए।
अब एक छठा अध्याय जिसमें रोजगार के बारे में बताया गया। रोजगार में क्या बताया गया कि सरकार ऐसे पदों की पहचान करेगी जो अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से कोटा बना रखा है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए इतनी सीटें इस वैकेंसी में है। वो इसी एक्ट के अनुसार सरकार निर्धारित करती है कि कितने सीट्स उसमें हैं, कितने पद उसमें निर्धारित किए गए हैं, वो सारी चीजें इसमें कौन कौन सी जो विकलांगता है वो इन्वॉल्व की गई है। दृष्टिहीन, जो अंधे हैं उनके लिए, जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए, और जिनमें शारीरिक विकलांगता है उनके लिए सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक के लिए पद चिन्हित होते हैं। जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें प्रत्येक जो डिसेबिलिटी है या विकलांगता है उसके लिए एक चिन्हित पद होता है कि इस पद पे यही व्यक्ति कार्य करेगा। अब सकारात्मक कार्य में तो 7वां अध्याय है, उसमें क्या बताया गया? सकारात्मक कार्य। सकारात्मक कार्यवाही में क्या है? सरकारी निष्पक्षता जनों की सहायता हेतु सहायक यंत्र एवं अन्य संसाधन जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायक हो। सरकार ने, जैसे अभी आपने देखा होगा, सरकार साल में 1 या 2 बार या 3 बार, कई बार 4 बार कुछ जो निःशक्त जनों के लिए यंत्र उपलब्ध करवाती है, जैसे कि व्हील चेयर हो गया है, वैसाखी हो गया है, या फिर ब्रेन लिपि का कुछ हो गया है, या हियरिंग एड हो गया है। वो कैंप के थ्रू सरकार उपलब्ध कराती है, तो उनकी व्यवस्था कराए ताकि वो लोग भी, जो व्यक्ति निःशक्त जन है, वो भी एक अपनी जिंदगी में या लाइफ में आत्मनिर्भर बन सके। जिसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें भवन निर्माण उनके लिए, जैसे अपन ने देखा भवन का निर्माण कराना, या व्यवसाय, जो अभी मैंने रोजगार में बताया था, रोजगार में व्यवसाय या विशेष विद्यालय जैसे उनको शिक्षित करने के लिए विशेष स्कूल या विद्यालयों का मान्यता देना और उनमें टीचर्स लगाना, उनको पढ़ाना। लेकिन अभी तो फिलहाल तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी वैकेंसी जाने लग गई है विशेष शिक्षक की, क्योंकि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, विशेष जो बच्चे होते हैं जो थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है तो उनको गवर्नमेंट स्कूल में भेजने लग जाते हैं, तो उनके लिए भी एक विशेष शिक्षक की पोस्ट नियुक्त की गई है। उसके अलावा मनोरंजन का मतलब होता है कि खेल कूद की सामग्री उपलब्ध कराना, उनको गेम्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराना, इन सब को स्थापित करेगी। और अक्षम व्यक्तियों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित कराने की योजना भी बनाएगी। और जो अक्षम व्यक्ति होते हैं, जो निःशक्त व्यक्ति होते हैं, उनको कोई भी अपना काम करने के लिए या खेती करना, कुछ अदर व्यवसाय करने के लिए उनको रियायती दरों पर भूमि आवंटित भी करवाई जाती है। अब विभेद ना किया जाना, 8वां अध्याय है कि इनमें विभेद न करना, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। उसके लिए सरकार ने क्या किया है? सरकारी परिवहनों की व्यवस्था का आकलन करने के लिए विशेष उपायों की अपनाएगी। यानी कि जो सरकारी परिवहन है, इनको आने जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए उनको सरकारी परिवहनों में विशेष सुविधा और व्यवस्था दी जाएगी। अक्षम बालक स्वतंत्र पूर्वक सरकारी परिवहन में आ जा सके, ताकि जो अक्षम बालक या अक्षम व्यक्ति है वो सरकारी परिवहन में आराम से स्वतंत्र रूप से आ जा सके। इसमें कुछ बताया गया है कि क्या क्या सरकार ने इसके लिए डेवलप किया है।
रेल का एक डिब्बा, ट्रेन जो होती है उसमें एक डिब्बा पर्सनली निःशक्तजनों के लिए होता है, आपने देखा भी होगा। बस जो रोडवेज बसेज होती है उनमें कुछ सीट्स अलॉट होती है जिसपे केवल निःशक्तजन ही बैठते हैं। जलमार्ग जो जलयान होते हैं उनमें भी निःशक्तजनों के लिए कुछ सीट्स अवेलेबल होती है। वायुयानों में भी निःशक्तजनों के लिए कुछ सीट्स अवेलेबल होती है। को इस तरह से बनाया जाए कि आसानी से उन तक पहुंच सके। उन सभी परिवहन साधनों को इस तरीके से बनाया गया है कि वो उन परिवहनों तक आराम से पहुंच सके और अपनी यात्रा आसानी से कर सके। इसमें और भी कुछ 3 पॉइंट दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने और बनाया। दृष्टिहीन व अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था। जो दृष्टिहीन और अल्प दृष्टिहीन वाला व्यक्ति है उनके लिए जेब्रा क्रॉसिंग, आने जाने के लिए व्यवस्था। रैंप का रेल, जो मान लो कि हैंडीकैप यानी कि विकलांग किसी मान लो कि पैर से नहीं चल पाते हैं तो उनके लिए रैंप का निर्माण किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर लिफ्ट एवं ब्रेन प्रतीकों की व्यवस्था। सार्वजनिक स्थानों पर ऊपर नीचे चढ़ने के लिए, जो व्यक्ति ऊपर नहीं चढ़ सकता या नीचे नहीं उतर सकता उसके लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। और जो दृष्टिहीन व्यक्ति है उनके लिए ब्रेन प्रतीकों की व्यवस्था की गई है, जो ब्रेन लिपि की प्रतीक होते हैं उनकी। अब है 9वां अध्याय। इसमें क्या अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास। 9वें अध्याय में ये बताया गया है कि निःशक्तता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं कार्यक्रम संचालित किए जाने की नितांत आवश्यकता है। यानी कि जो निःशक्तता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं कार्यक्रम संचालित किए जाने के लिए नितांत आवश्यकता है। नितांत आवश्यकता का मतलब कि जैसे कि कोई भी कार्यक्रम या कोई भी अनुसंधान निःशक्तजनों के लिए चालू किया गया है या संचालित किया गया है तो वो उसमें एक पर्टिकुलर उन्हीं के लिए होना चाहिए। इसके अंतर्गत फैक्ट्रियों एवं कार्यालयों में निःशक्तता से ग्रसित बच्चों के लिए अनुकूल संरचनात्मक विशेषताओं के विकास के लिए अनुसंधान कार्य करेगी। यानी कि जैसे कोई फैक्ट्री है या कोई कार्यालय है उसमें जो निःशक्तजन है वो या ग्रसित बच्चे, निःशक्तता से ग्रसित बच्चे हैं, उनके लिए उनकी अनुकूल कुछ संरचनात्मक विशेषताओं का विकास किया गया है। सरकार द्वारा सहायक उपकरणों का विकास, रोजगार कार्यक्रम की पहचान, कार्यालयों में सुधार हेतु अनुसंधान किए जाएंगे। यानी कि इसमें ये भी दिया गया है कि सरकार द्वारा जो रोजगार कार्यक्रम है उनमें भी उनके लिए कार्यालयों में सुधार करेगी। साथ ही साथ सरकार द्वारा विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों व्यवसाय दिलाने वाली संस्थाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। अब जैसे कि कोई भी विद्यालय या विश्वविद्यालय या कोई संस्था है जो निःशक्तजनों को या विकलांगों को मान लो एजुकेशन दे रही है या उनको रोजगार दे रही है या कुछ अदर एक्टिविटीज करवा रही है, तो उनके लिए भी सरकार ने कुछ आर्थिक सहायता देने की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिसे ये संगठन विशेष शिक्षा, पुनर्वास तथा मानव संसाधन विकास पर अनुसंधान कर सके। जैसा कि वो विशेष शिक्षा में या पुनर्वास करने में, मान लो उनका रिहेबिलिटेशन करने में या उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में या उनको रोजगार देने के लिए वो अनुसंधान कर सके। आज के टॉपिक में अपना टोटल 9 अध्याय हुए हैं, तो अगला टॉपिक जो होगा वो 10वें अध्याय से 14वें अध्याय तक का होगा। यदि आपको ये सारी जानकारी और अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपको बहुत धन्यवाद।